नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्थिक सूचकांकों के बेस ईयर के रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो भी हमारे आर्थिक सूचकांकों के बेस ईयर है, उदाहरण के लिए जीडीपी का जो बेस ईयर है, सीपीआई का जो बेस ईयर है, या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो बेस ईयर है, इसमें संशोधन करना ज़रूरी है और इसकी प्रक्रिया भी हमारी सरकार ने शुरू कर दी है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि सबसे पहले बेस ईयर क्या होता है, फिर हम समझेंगे बेस ईयर का रिवीजन क्यों ज़रूरी है, फिर इसके बाद हम इसमें इसके बदलाव के क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो बदलाव से होने वाले फ़ायदे के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बेस ईयर के रिवीजन में कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, और फिर इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि हम इन चुनौतियों से किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे की राह हमारे लिए क्या हो सकती है, वो देखेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेस ईयर रिवीजन जो है वो क्यों होता है। तो देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी संरचना समय के साथ बदलती रहती है। चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे आप भारत की बात करें, चाहे आप चीन की बात करें, समय के साथ प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो उत्पादन के तरीके में बदलाव हो, या फिर उस अर्थव्यवस्था में जो नागरिक हैं उनके उपभोग के पैटर्न में बदलाव हो, या फिर अर्थव्यवस्था में नई तकनीकों के आने से बदलाव हो। इन सभी बदलावों को जो आर्थिक संकेतक हैं उनके साथ जोड़ना ज़रूरी होता है। तो अगर हम आर्थिक संकेतकों का बेस ईयर रिवाइज नहीं करेंगे, तो ये बेस ईयर पुराना हो जाएगा, और पुराने बेस ईयर से हम अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। तो इसी ज़रूरत के लिए हमारी सरकार ने बेस ईयर में संशोधन करने की प्रक्रिया को शुरू किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बेस ईयर क्या होता है। दोस्तों, बेस ईयर एक रेफरेंस ईयर होता है, एक संदर्भ वर्ष होता है, जिस वर्ष की कीमतों के आधार पर, बेस ईयर की कीमतों के आधार पर हम जो आर्थिक सूचकांक हैं, उदाहरण के तौर पे आप जीडीपी की बात कर लें, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर लें, या आईआईपी की बात कर लें, तो इन सभी आर्थिक सूचकांकों का जो हम आकलन करते हैं, वो इसी बेस ईयर में जो भी कीमतें रहती है, उसी कीमत के आधार पे हम इन सभी आर्थिक सूचकांकों का आकलन करते हैं। तो ये एक संदर्भ वर्ष होता है, जिसकी कीमतों का संदर्भ लेके हम जीडीपी का आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए, 2011-12 अभी जीडीपी का जो है वो बेस ईयर है। तो 2011-12 में किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, ठीक बात है। तो अगर हम इस वस्तु की कीमत के आधार पे हमने अगर 10 केजी का उत्पादन किया अपनी अर्थव्यवस्था में, तो टोटल हमारी अर्थव्यवस्था का आकार आपको देखने को मिलेगा 1000 रुपये, ठीक बात है। अब मान लीजिए 2025 में हम जी रहे हैं, तो 2025 में इसी वस्तु की कीमत 100 रुपये से बढ़ के 130 रुपये हो गई, और हमने उत्पादन कितना किया, 8 केजीज। तो यहाँ पे हमारे उत्पादन में कमी हो गई, लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था के आकार को देखेंगे, तो अर्थव्यवस्था का आकार यहाँ पे हो जाता है 1040 रुपये। तो 2011-12 में हमने 100 रुपये की किसी वस्तु का 10 केजी उत्पादन किया, तो अर्थव्यवस्था में 1000 रुपये की आमदनी हुई। लेकिन 2025 में चूंकि कीमत में बढ़ोतरी हो गई है, और हमारे उत्पादन में साथ ही साथ कमी आ गई है, तो कीमत बढ़ने की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो क्या ये बड़ा आकार हमारे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है? अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में कब कही जाती है? जब उत्पादन के कारकों की वजह से, चाहे उत्पादन हो, चाहे निर्यात आयात हो, तो इन सारे कारकों की वजह से जब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता है, तो हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है। अब केवल कीमत में वृद्धि के हिसाब से जो अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी प्रतीत हो रही है, ये एक छद्म विकास को दिखाता है, एक सूडो डेवलपमेंट को दिखाता है। तो ये जो छद्म ग्रोथ है, छद्म विकास है, ये विकास हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं बता पाता है। तो इसी विसंगति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि बेस ईयर उसी ईयर को माना जाता है जिस ईयर में जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में रही हो। इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति में होने का मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए हो। तो अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा कीमतों में आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। तो ऐसे ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं, और इसी साल की कीमतों के आधार पे हम जीडीपी का भी आकलन करते हैं, ताकि हम जो मूल्य वृद्धि के प्रभाव से हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है उसको, और जो हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी या उत्पादन में कमी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, उनको दोनों को अलग-अलग माप सकें। ठीक बात है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सीपीआई में भी हम ऐसे ही करते हैं। इसमें 2011-12
अब देख 2012 दरअसल सीपीआई का भी बेस ईयर है। तो 2012 में किसी वस्तु की कीमत अगर 100 रुपये थी, तो 2012 में इसी वस्तु की कीमत के आधार पे अब देखेंगे कि तय होता था कि सरकार किस तरीके से अपने योजनाओं को लागू करेगी, जो पे होता है, जो वेतन होते हैं, जो वो वेतन इन्हीं कीमतों के आधार पे तय किए जाते थे। अब 2000 जो 13 है, अब माफ़ कीजिएगा, फिर उसी तरीके से औद्योगिक उत्पादन, इसमें भी हम औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन का आकलन हम बेस ईयर के माध्यम से करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कीमतों में वृद्धि की वजह से जो उत्पादन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है? कीमतों में वृद्धि की वजह से जो माफ़ कीजिएगा, बेस ईयर की तुलना में सीपीआई यानी उपभोक्ता जो भी वस्तु खरीद रहे हैं उसकी कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, तो इससे हमें मुद्रास्फीति का पता चलता है। तो बेस ईयर हमें एक ऐसे संदर्भ वर्ष के रूप में हमारी मदद करता है जिसके आधार पे हम मुद्रास्फीति का पता लगाते हैं, जिसके आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में केवल मूल्य परिवर्तन की वजह से कितना परिवर्तन हुआ है, या हमारी अर्थव्यवस्था का कितना आकार बढ़ा है, या फिर उत्पादन में परिवर्तन की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था का कितना आधार बढ़ा है। तो ये दोनों अलग-अलग अंतर करके हम अपनी अर्थव्यवस्था का आकलन कर पाएँ, इसके लिए बेस ईयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल उठना चाहिए कि बेस ईयर को बार-बार क्यों बदला जाए? समय-समय पर हम क्यों बदलें? तो देखिए, अगर हम बेस ईयर को लंबे समय तक नहीं बदलते हैं, तो हमारे सामने कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे, समय के साथ जब वैश्विक पद्धतियाँ बदलती हैं, तो हमें भी उन वैश्विक बदलती हुई पद्धतियों के अनुसार उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने जीडीपी या सीपीआई या फिर आईआईपी की गणना में परिवर्तन करना होता है। क्योंकि अगर हमारी कार्यप्रणाली पुरानी हो गई, तो हम वैश्विक मानकों के अनुसार नहीं चल पाएँगे, और जब 2 विश्व के देशों के बीच में आकलन या फिर तुलना की जाती है, तो इस तुलना का जो आधार है, वो आधार हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप भारत और यूएसए की तुलना करें, तो भारत और यूएसए की तुलना में अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था का आकार का आकलन जिस तरीके से करते हैं, उसी तरीके से हमें यूएसए की व्यवस्था का आकलन भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो तुलना है, वो तुलना उचित होगी, वो तुलना सही होगी। तो चूँकि समय के साथ कार्यप्रणाली पुरानी हो जाती है और उनमें परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है, और हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भी अपने अपने जो अलग-अलग सूचक हैं उनकी गणना को लेके चलना होता है, इसलिए भी हमें बेस ईयर को समय-समय पर बदलना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि थोड़े-थोड़े समय के बाद अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है वो बदल जाती है। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। हमारे वर्तमान अर्थव्यवस्था में आपको सेवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा दिखेगा। जो नए-नए सेक्टर हैं उनका उदय हो रहा है ना? तो इन सारी बदलती हुई संरचना के मद्देनज़र आपको बेस ईयर को समय-समय पर बदलना होता है, ताकि इन सभी बदलती हुई परिस्थितियों को हम अपने आकलन में शामिल कर सकें। वरना हमारी जो पद्धति है वो अगर पुरानी रहेगी, तो हम वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगा पाएँगे। हमारी सरकार की नीतियाँ जब वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं बन पाएँगी, तो जो उन नीतियाँ हैं, उन नीतियों का जो प्रभाव है वो भी प्रभाव कम होता हुआ दिखेगा। ठीक बात है? और जिसका अंतिम परिणाम हमारे देश के विकास पे पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना बदलने के साथ ही बेस ईयर को बदलना तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जब नए डेटा स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इन नए डेटा स्रोतों के आधार पे हमें अपने जो आर्थिक सूचक हैं, उनकी गणना करनी चाहिए। हम जीएसटी डेटा के बारे में जो अपडेटेड डेटा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से संबंधित रियल टाइम डेटा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जो डिजिटल भुगतान से संबंधित आंकड़े हम अगर उनका इस्तेमाल करके अपने देश में सभी नीति का कार्यान्वयन करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की सारी गतिविधियाँ हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाएँगी। जो पुराना बेस ईयर है वो इन सारे परिवर्तनों को नहीं पकड़ पाता। वो पुराने जो डेटा है उसका इस्तेमाल करता, नए डेटा से वो दूर रहता है। बदलती हुई अर्थव्यवस्था की संरचना को वो समझ नहीं पाता। जो पुरानी कार्यप्रणाली है उसी पे काम करता है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं चल पाते। तो इन सभी समस्याओं से हमें निजात दिलाने के लिए बेस ईयर को समय-समय पर बदला जाना चाहिए। ठीक बात है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, भारत में अगर हम बेस ईयर के रिविजन की पृष्ठभूमि की बात करूं, तो वर्तमान बेस ईयर जो है वो जीडीपी और आईआईपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके लिए 2011-12 बेस ईयर है। सीपीआई के लिए आपको बेस ईयर 2012 देखने को मिलेगा। अब अगर इन दोनों का टाइम पीरियड आप देखें और वर्तमान समय में टाइम पीरियड देखें, तो आप ये देखेंगे कि अभी 10 साल से भी ज़्यादा 13 साल लगभग हो चुके हैं इन सारे बेस ईयर्स को बनाए हुए। तो आखिरकार क्या इस
पिछले 13 सालों में या इन 10 से ज़्यादा सालों में सरकार ने बेस ईयर में रिविज़न का कोई प्रयास नहीं किया। तो आप देखेंगे कि 2019-20 के दौरान सरकार ने बेस ईयर को रिवाइज़ करने की कोशिश की थी। अब 2020 में कोविड आ जाता है, तो कोविड के आने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन हो गए। आमूल-चूल परिवर्तन कहने का मतलब कि हमारे अर्थव्यवस्था की संरचना में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो गए। हमारे देश के लोगों के उपभोग के पैटर्न में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए। हमारे देश में जो माइग्रेशन की समस्या उभरी, उस माइग्रेशन की समस्या के कारण हमारे देश में जो श्रम बाज़ार था, उस श्रम बाज़ार में बहुत ज़्यादा समस्याएँ उत्पन्न हो गई। तो ज़ाहिर-सी बात है, हम ऐसी मत अभूतपूर्व परिवर्तन वाले अर्थव्यवस्था में किसी भी साल को बेस ईयर नहीं मान सकते थे। तो बेस ईयर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऐसे साल की ज़रूरत हमें होती है, जिस साल में अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में रहे, उसमें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव ना हो। तो हमने क्या किया, 2019-20 में जो रिविज़न करने वाले थे, उसको रोक दिया और अर्थव्यवस्था के सामान्य स्थिति में लौटने का इंतज़ार किया। ठीक बात है? तो अब इस वाली स्लाइड को सबसे पहले आप समझिए। तो कोविड का जो प्रभाव था, उसको संतुलित करने के लिए फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया और 2022-23 और 2023-24 इन 2 वर्षों का जो डेटा था, उसमें बहुत कम अंतर था। तो इस सर्वे के माध्यम से ये माना गया कि ये जो 2 साल हैं, ये सामान्य अर्थव्यवस्था वाले साल हैं। इसमें औद्योगिक उत्पादन भी सही है, सामान्य है और जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, वो प्री कोविड के स्तर पर लौट चुकी हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो नया बेस ईयर बनाने की बात है, उसमें नए नए बेस ईयर में आप देखेंगे जो जीडीपी और आईआईपी है, इसके लिए नया बेस ईयर 2022-23 को बनाया जाएगा और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके लिए नया बेस ईयर 2024 को बनाया जाएगा। ठीक बात है? अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि जो नया बेस ईयर बनाया जाएगा, तो वो उसको किस तरीके से बनाया जाएगा? ये जो रीबेसिंग की एक्सरसाइज़ है, वो कैसे होगी? उसका प्रोसेस क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। जीडीपी हो या सीपीआई हो या आईआईपी हो, इन सब के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट कमिटीज़ बनेंगी, जिनको इन सभी मामलों में एक विशेषज्ञता हासिल होगी। केवल जीडीपी के लिए आप देखेंगे 5 उपसमितियों का गठन किया गया है, क्योंकि जीडीपी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए किसी 1 या 2 समिति के माध्यम से काम नहीं हो सकता। फिर आप देखेंगे इस रीबेसिंग एक्सरसाइज़ में नई-नई कार्यप्रणालियों को शामिल किया जाएगा, जो गणना के नए तकनीक हैं, उनको शामिल किया जाएगा। फिर इस रीबेसिंग एक्सरसाइज़ में जो नए रेट्स हैं, जो अपडेटेड रेट्स हैं, जो अपडेटेड रेशियोज़ हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जो नए-नए डेटा स्रोत हमारे देश के लोगों से संबंधित उपभोग के बारे में हो या वो किस तरीके से किन क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा प्रगति की गुंजाइश है, तो जो नए-नए डेटा स्रोत हैं, उनका समावेशन करके इस रीबेसिंग एक्सरसाइज़ को किया जाएगा। साथ ही साथ इस रीबेसिंग एक्सरसाइज़ में व्यापक सेक्टर कवरेज भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें ना केवल कृषि को, ना केवल उद्योग को, बल्कि सेवाओं को भी, जैसे होटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, डिजिटल सेवाएँ हों, इन सबको शामिल किया जाएगा और इसके अलावा हज़ारों गतिविधियों को इस रीबेसिंग एक्सरसाइज़ में शामिल किया जाएगा और इन हज़ारों गतिविधियों के लिए जो है, वो बेस ईयर का रिविज़न किया जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे जब हम ज़्यादा सटीक और मजबूत डेटा के आधार पे अपनी अर्थव्यवस्था का आकलन करेंगे, तो हमारे देश में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, अभी भी आप देखेंगे हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे देश के शहरी क्षेत्रों में एक डिजिटल विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तकनीक के बारे में मैं आपको बताऊँ कि गाँव के लोग अभी भी तकनीक को अपनाने से कतराते हैं। तो जो डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसको लेके हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और जो वर्तमान समय की मांग भी है, इस डिजिटल अर्थव्यवस्था का बेहतर समावेशन तभी हो पाएगा जब हमारे पास ज़्यादा सटीक और ज़्यादा मजबूत डेटा होगा, है ना? जीएसटी से संबंधित डेटा हो या फिर दूसरे जो रियल टाइम डेटा है, उनका उपयोग करके हम डिजिटल अर्थव्यवस्था में ना केवल शहरी लोगों को बल्कि गाँव के अंतिम व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इस बेस ईयर रिविजन में आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला तीनों स्तर पर आपको बहुत बारीकी से काम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस रिविजन में सेक्टर विशिष्ट जो सीपीआई है, यानी अलग-अलग सेक्टर्स में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस तरीके का होगा, शिक्षा में सीपीआई कैसा होगा, आवास में सीपीआई कैसा होगा, फल-सब्जियों के मामले में सीपीआई कैसा होगा, इन सबको अलग-अलग जो है विशिष्ट तौर पे इन सबको देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हम डेटा जो है उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद
फिर हम देखते हैं कि अब जब डेटा का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं तो केंद्र, राज्य, ज़िला इन सभी स्तरों पर हमें अपने निर्णय लेने में बहुत सहायता मिलेगी। जो सरकार है, जो अलग-अलग स्तरों पर काम करती है, तो अलग-अलग स्तरों पर हम डेटा का इस्तेमाल करके अपने डेवलपमेंट के माध्यम से बेहतर नीति निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? फिर साथ ही साथ हम इस रिविज़न से निजी क्षेत्र को भी लाभ होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र अब अपने निवेश निर्णय ज़्यादा आसानी से ले पाएँगे, ज़्यादा सटीक जानकारी के साथ ले पाएँगे। और इससे क्षेत्रीय विकास की पहचान भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस बेस ईयर रिवीजन से आपको एक और फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें कुछ नए डायमेंशंस को भी शामिल किया गया है। अब इसमें नवीकरणीय बनाम पारंपरिक ऊर्जा के डायमेंशन को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ खनन में जो माइनर मिनरल्स होते हैं, उनका बेहतर कवरेज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि राज्य का अपना जीडीपी जो होता है वो, और साथ ही साथ जो संभावित जिला स्तरीय आर्थिक संकेतक है, इन सभी को भी अब जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हम बहुत सूक्ष्म स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था का आकलन करेंगे और छोटे से छोटे और नवीन से नवीन बदलती हुई परिस्थितियों को भी अब इस नए जो बेस ईयर रिविजन के बाद की पद्धति होगी, हम उसमें शामिल करेंगे, जिसमें आप ये नवीकरणीय और पारंपरिक ऊर्जा इन दोनों को कंपेयर करके जो आप देख सकते हैं, एक नया डायमेंशन शामिल किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि बेस ईयर बहुत जो रिविज़न रिविज़न करना है, ये रिविज़न बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके सामने आपको कई सारी चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चुनौतियाँ तो इसमें ये है कि ये जो बेस ईयर का रिविज़न है, ये बहुत ही ज़्यादा डेटा आधारित प्रक्रिया है। इसमें फ़ील्ड स्टाफ़ की चुनौती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 8,000 से ज़्यादा फ़ील्ड स्टाफ़ की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। साथ ही साथ घर-घर जाके और उद्योग के स्तर पर डेटा संग्रह करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। फिर उसके बाद इसमें गोपनीयता की चिंता भी जुड़ी हुई है। अगर आप नागरिकों से जाके उनका डेटा लेंगे, उद्योगों से जाके उनका डेटा लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, उनको अपने अपने डेटा के प्रति एक गोपनीयता का खतरा हमेशा उनके मन में रहेगा। और डेटा का उपयोग केवल एग्रीगेट स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए किया जाए, इस बात को भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर आपने डेटा जिस पर्पस के लिए लिया है, उस पर्पस के लिए ना इस्तेमाल करके किसी दूसरे को अगर आप डेटा बेच देते हैं, तो इससे हमारे देश में गोपनीयता का खतरा आपको, जो कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सारे चुनौतियों के बीच में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो भारत में जो भी सांख्यिकीय प्रणाली है, उसका आधुनिकीकरण करके हम भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। जैसे आज हम जब डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो डिजिटल युग में उत्पादन के 5वें साधन के रूप में डेटा को देखा जा रहा है। उत्पादन के अर्थव्यवस्था में 5 कारक माने जाते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम या तकनीक। तो तकनीक और डेटा, इनको 5 फैक्ट प्रोडक्शन का यानी उत्पादन का 5वां का जो है कारक माना जा रहा है। तो इस वजह से डेटा पर आधारित अगर हम सांख्यिकीय प्रणाली को अपनाएं, तो जाहिर सी बात है, हम अपने देश में जो वास्तविक स्थिति है उसको समझ पाएंगे। और हम आगे जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो ऐसे डेटा को बनाना होना चाहिए जो मशीन रीडेबल हो। साथ ही हम ऐसे डेटा सेट्स बना सकते हैं जो इंटरऑपरेबल हो, यानी कि अगर किसी दो अलग-अलग क्षेत्रक का हमने डेटा बनाया, तो इस क्षेत्रक को इस डेटा से फ़ायदा हो और इस क्षेत्रक को इस डेटा से फ़ायदा हो, हम इस तरीके का डेटा सेट बना सकते हैं, है ना? और काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर भी हम डेटा सेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि भारत की जो वास्तविक आर्थिक तस्वीर है, वो इन्हीं डेटा के ढंग से करने पे हो पाएगी। अदरवाइज़ आपको इसमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर डेटा एक्यूरेट होगा, डेटा अपडेटेड नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, डेटा अपडेटेड नहीं होगा, तो आपको जो वास्तविक आर्थिक तस्वीर है, वो नहीं मिल पाएगी। ठीक बात है? तो इस तरीके से अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेस ईयर का रिविज़न है, ये केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे देश के नीति निर्माण से जुड़ा हुआ है, हमारे देश में निवेश से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है, और हमारे देश की जो वैश्विक विश्वसनीयता है, कि हमने जिस तरीके से अपने जीडीपी का आकलन किया है, वो आकलन सही है, इस विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। तो 2026 में जो नए आंकड़े आएँगे, वो हमारे भारत की बदलती हुई अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा पारदर्शी तरीके से और ज़्यादा समकालीन रूप में प्रस्तुत कर पाएँगे। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस मुख्य परीक्षा के प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि भारत में जीडीपी, सीपीआर, आईआईपी, इनके बेस ईयर के संशोधन की आवश्यकता और उसके संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिए। साथ ही साथ आप ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करके इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा कमेंट में आप मुझसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें, जिसमें आपको राहुल शर्मा करंट अफेयर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल
मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।